नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 लेके आया हूँ। ये कोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस बार जो एपीओ का एग्जाम्स हुआ था उसमें लगभग 2 3 4 क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे। और जो भी नेक्स्ट सिलेक्शन जो भी फ्यूचर में होंगे एलडीसी, उसमें ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें कुल 14 अध्याय हैं, जिसमें हम लोग हर एक अध्याय को अलग अलग हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 1 में जो भी मुख्य बिंदु है जो हो सकता है, जिससे जो मुख्य पॉइंट एग्जाम्स में आए, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 में बताया गया है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इस एक्ट को इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 कहा जाता है। इट शैल एक्सटेंड टू होल इंडिया, ये सारे होल इंडिया में एक्सटेंड किया गया है। तो इसमें जो भी मुख्य बिंदु है, जैसे हमारा सेक्शन 1 हो गया जिसमें शॉर्ट टाइटल के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है जैसे एवरेज पे। एवरेज पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अनुसार क्या है कि उसके अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि यदि कोई मंथली पेड वर्कर हो तो उस केस में एवरेज पे उसका 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ, और यदि कोई वीकली पेड वर्कर हो तो उस केस में 4 कंप्लीटेड वीक्स होगा, और यदि कोई डेली पेड वर्कर हो तो इस केस में 12 फुल वर्किंग डे उसका एवरेज पे माना जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मीन्स द एंगेजमेंट ऑफ ए वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ ए रिटेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ए फिक्स पीरियड। जब भी हम किसी को इंगेज करते हैं तो उसका एक टर्म एंड कंडीशंस के अनुसार उसका हम लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं। एक निश्चित अवधि का उसका हम लोग करते हैं, तो प्रोवाइडेड दैट हिज आवर्स ऑफ वर्क्स, वेजेज, अलाउंसेज एंड अदर बेनिफिट्स shall not be less than that of permanent worker doing the same work or work of similar nature। जब भी हम लोग कभी किसी को इंगेज करेंगे जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे ही, तो उसका जो भी आवर्स ऑफ वर्क्स होगा, वेजेज होगा, अलाउंसेस होगा और अदर बेनिफिट्स जो भी होगा, वो एक परमानेंट कर्मचारी से कम नहीं होना चाहिए, और सेम वर्क और सिमिलर नेचर टाइप का ही वर्क होना चाहिए। फिर यहाँ पे बोलता है ही शैल बी एलिजिबल फॉर ऑल स्टेटरी बेनिफिट अवेलेबल टू ए परमानेंट वर्कर प्रोपोर्शनेटली according to the period of service rendered by him, even if his period of employment does not extend to the qualifying period of employment required in the statute। and और उससे जब भी कोई परमानेंट कर्मचारी को जो भी बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे, संवैधानिक बेनिफिट जो भी मिलेगा, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पे जो हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं उसके लिए भी वो माना जाएगा। He shall be eligible for gratuity if rendered service under the contract for a period of 1 year। और वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होगा जाएगा यदि वो कॉन्ट्रैक्ट पे 1 साल तक नौकरी कर लेता है, तो वो ग्रेचुटी के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। जैसे परमानेंट एम्प्लॉय का जो होता है, वो अगर 5 साल से ऊपर सर्विस कर लिया हो तो वो ग्रेचुटी के लिए हकदार हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होगा वो हम लोग पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ले ऑफ क्या है। ले ऑफ मतलब होता है कि एक प्रकार का एम्प्लॉयर द्वारा रिफ्यूजल कि काम नहीं देंगे। ये काम किस वजह से होता है कि जैसे कोई रॉ मटेरियल, जैसे कोयला हो गया, आपका किसी तरह का मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, या कोई नेचुरल क्लैमिटी हो गया, इस प्रकार का जो भी घटना होगा उसके कारण अगर कोई एम्प्लॉयर काम करने से मना कर रहा है, काम नहीं दे रहा, तो उसे ले ऑफ बोला जाता है। जैसे ले ऑफ में हो जाता है कि एवरी वर्कर हुज नेम इज वॉन ऑन द मस्टर रोल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड हु प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर वर्क एट द एस्टेब्लिशमेंट एट द टाइम फॉर अपॉइंटमेंट फॉर पर्पस ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स on one day and is not given employment by the employer within 2 hours of his so presenting himself shall be deemed to have been laid off। यदि कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को 2 घंटे तक कोई काम अगर उसे नहीं दे रहा है तो उसे लेड ऑफ माना जाता है। जैसे कर्मचारी तो वहाँ उपस्थित है, मगर रॉ मटेरियल की वजह से वो काम नहीं दे पा रहा है, तो उसे लेड ऑफ माना जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉकआउट। लॉकआउट क्या है। लॉकआउट मतलब होता है कि एक प्रकार का टेम्पोररी क्लोजिंग होता है एम्प्लॉयर के द्वारा।
उसे ही लॉकआउट बोला जाता है। लॉकआउट मीन्स द टेम्पोररी क्लोजिंग ऑफ ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ वर्क और द रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय हिम। लॉकआउट जो जारी होता है वो एम्प्लॉयर के द्वारा टेम्पोररी क्लोजिंग किया जाता है। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट बिंदु क्या है, ऑफिस बेयरर के बारे में हम लोग जानेंगे। ऑफिस बेयरर इन रिलेशन टू ए ट्रेड यूनियन इंक्लूड एनी मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव देयरऑफ बट डज नॉट इंक्लूड एन ऑडिटर। ऑफिस बेयरर में आपका क्या होगा कि ट्रेड यूनियन के संबंध में कि एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बट उसमें ऑडिटर इंक्लूड नहीं होगा, उसे ऑफिस बेयरर माना जाता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे रिट्रेचमेंट। रिट्रेचमेंट मीन्स द टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ ए सर्विस ऑफ ए वर्कर फॉर एनी रीजन whatsoever otherwise than as punishment inflicted by way of disciplinary action but does not include। रिट्रेचमेंट मतलब यहाँ पे एक प्रकार का हो गया कि छटनी, कि एम्प्लॉयर किसी को सर्विस से या काम करने जो भी उसे है उसको टर्मिनेट कर दे रहा है, तो वो रिट्रेचमेंट उसमें क्या क्या माना जाएगा और क्या क्या नहीं माना जाएगा उसी के बारे में यहाँ पे है कि बट डज नॉट इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट। जैसे कोई वॉलंटरी रिटायर ले रहा है तो उसे रिट्रेचमेंट नहीं मानेंगे। यदि रिटायरमेंट ऑफ द वर्कर ऑन रीचिंग द, यदि कोई सुपरन्यूएशन के एज पे आके रिटायर हो रहा है तो उसे रिट्रेचमेंट नहीं मानेंगे। ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें जिसके अंतर्गत रिट्रेचमेंट नहीं आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिट्रेचमेंट किसे बोला जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्राइक मीन्स ए सेसेशन ऑफ वर्क बाय बॉडी of persons employed in any industry acting in combination or a concerted refusal or a refusal under a common understanding of any number of persons who have been so employed to continue to work or to accept employment and includes the concerted casual leave on a given day by 50% or more workers employed in industry। स्ट्राइक हम लोग कब मानेंगे कि हड़ताल है, जब भी किसी संस्थान में एक ग्रुप द्वारा यदि किसी दिन हड़ताल किया जाता है और काम करने से रिफ्यूज कर देना होता है, और उस दिन जब किसी कर्मचारी किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में यदि 50% से ज़्यादा आकस्मिक अवकाश पे हो तो उस तरह को मानेंगे कि हम लोग कर्मचारी स्ट्राइक पे है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ट्रिब्यूनल किसे बोलते हैं। तो ट्रिब्यूनल मीन्स एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 44। सेक्शन 44 के तहत जो भी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होगा उसे हम लोग ट्रिब्यूनल बोलते हैं। वेजेज मीन्स क्या होता है? वेजेज मीन्स ऑन रिम्यूनरेशन वेदर बाय पे ऑफ सैलरी अलाउंसेस और अदरवाइज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और कैपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड व्हिच would if the terms of employment expressed or implied were fulfilled be payable to person employed in respect of his employment or of work done in such employment and includes basic pay, dearness allowance, retaining allowance if any। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अनुसार बेजेज में आपका क्या क्या आता है उसी का यहाँ पे बोला गया कि बेजेज मीन्स ऑल रिम्यूनरेशन बाय कोई भी हो, सैलरी अलाउंस या अदर टाइप का हो, बट बेजेज में सिर्फ 3 ही बिंदु आते हैं, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। सिर्फ यही जो 3 अलाउंसेस हैं सिर्फ यही बेजेज के रूप में आता है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का अलाउंस बेजेज के रूप में नहीं आएगा। जैसे एनी ओवर टाइम अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब अलाउंसेस जो है वो बेजेज के रूप में नहीं माना जाता है। बेजेज के रूप में सिर्फ आपका बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस ही माना जाता है। फिर यहाँ पे एक बताया गया है कि अगर रिम्यूनरेशन जो होगा वो एक्सीड हो जाएगा 1/2 ऑफ और द परसेंट सो नोटिफाइड शैल बी डीम्ड टू बी रिम्यूनरेशन एंड शैल बी टेक्निकली एडेड इन वेजेज अंडर दिस क्लॉज। यदि रिम्यूनरेशन आपके बेसिक पे का 1/2 या कुछ परसेंट वो अगर पार कर जाता है तो उसे बेजेज के रूप में मान लिया जाता है। तो ये भी बिंदु याद रखने लायक है। फिर आपका आता है व्हेन एन एम्प्लॉय इज गिवन इन लीव ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द वेजेज पेबल टू हिम एनी रिम्यूनरेशन इन काइंड बाय हिज एम्प्लॉयर द वैल्यू ऑफ सच रिम्यूनरेशन इन काइंड व्हिच डज नॉट एक्सीड 15% of the total wages payable to him shall be deemed to form part of wages of such employee। यदि किसी कर्मचारी को रिम्यूनरेशन के रूप में
कुछ वेजेज दिया जाता है, तो वो पार्ट यदि वेजेज का 15% से अधिक नहीं हो तो उसे वेजेज के रूप में ही माना जाएगा, और यदि 50% से अधिक हो जाएगा तो वो वेजेज के रूप में नहीं माना जाएगा। The value of such remuneration in kind which does not exceed 15% of the total wages payable to him shall be deemed to form part of the wages of such employee। यदि रिमुनरेशन उसके वेजेज का 15% से अधिक ना हो तो वो वेजेज का ही पार्ट माना जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट बिंदु, तो ये हमारा चैप्टर 1 में जो भी मुख्य बिंदु था उसे मैं आज आप लोग के बीच लेके आया हूँ। दोस्तों ऐसे ही कुल 14 अध्याय इसमें है, तो हर एक दिन मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बना के आप लोग के बीच लेके आऊँगा। तो ये आपका वीडियो कैसा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें वीडियो पे कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सहपाठियों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी हो सके। तो यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।